Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई राउंड नंबर 2 के मार्क्स की अपडेट ये है कि राउंड नंबर 2 के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। आप काइंडली अपनी जीमेल को या फिर अपने एडमिशन पोर्टल को चेक करिए, जहां से आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था, वहां पे आप लोगों को आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राउंड नंबर 1 के अंदर हमारे पास 44 से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स स्कोरर थे। और अभी जब हम रिजल्ट को कंपाइल कर रहे हैं, मेरी सारी टीम बैठी हुई है, तो अभी हमारे पास काफी सारे न्यू 90 प्लस मार्क्स वाले भी आ रहे हैं। अक्सर बच्चों का भी एक क्वेश्चन है कि सर राउंड 1 के मार्क्स कंसीडर होंगे या राउंड 2 के होंगे। तो भाई मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए, किसी बच्चे का राउंड नंबर 1 में 91 का स्कोर था और अभी 92 का हो गया, तो भाई जो भी हाईएस्ट स्कोर है वो काउंट होगा। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्ची का भी ये भी मैसेज आया, सर राउंड नंबर 1 में 92 थे, राउंड नंबर 1 में 90 हो गए, तो जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। सही है ना? तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा, रिमेंबर दिस थिंग, वो काउंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त के हाईएस्ट जो भी मेरे पास आए हैं वो 97 आए हैं। अभी हम मजीद रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे हैं, अभी तो आधे घंटे पहले मार्क्स जारी हुए हैं। तो नवीद जाकिर ने, जिसके राउंड नंबर 1 में 93 थे, इस बच्चे ने 97 का स्कोर किया है। इसके अलावा अब्दुल बर के 96 का स्कोर मौजूद है। इसके अलावा अस्का का मैं भी रिजल्ट देख रहा था, अस्का के 90 थे राउंड नंबर 1 में, राउंड नंबर 2 में 92 हो चुके हैं। तो याद रखिएगा इंशाल्लाह मोर देन 44 या 50 से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स होंगे हमारे पास सिर्फ राउंड 2 के अंदर। और हमारी दुआ है कि राउंड 1 राउंड 2 मिला के मोर देन 80-90 प्लस हों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अगर आपका कोई दोस्त किसी महंगे कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है ना, तो अपने वालिदैन से कहिएगा या उस दोस्त के वालिदैन से कहिएगा कि लाजमी तौर पर उस कोचिंग सेंटर जाके पूछे कि भाई इतनी सारी फीस भी ली थी और बच्चे का रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया। तो खैर वापस आते हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप में से वो तमाम बच्चे जो परेशान हैं कि अब क्या करना है। देखो, जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि सिर्फ एनईडी नहीं है दुनिया के अंदर, दुनिया में और कई मौके आएंगे। अगर आप कभी भी फेल होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का रिजल्ट कम आया है, खराब आया है, 80 से कम आया है या 50s में आया है, या कोई भी बच्चा अगर फेल हो गया है, तो भाई मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक सिंपल सी बात कहूंगा कि देखो, आप अगर जिंदगी के अंदर उस चीज को हासिल नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला एनईडी से ज्यादा अच्छी जगह मौजूद है। कराची यूनिवर्सिटी का भी आपके पास मौजूद है टेस्ट, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी तौर पे अप्लाई करें। बहरिया यूनिवर्सिटी का भी दूसरा राउंड आने वाला है। इसके अलावा उस्मान इंस्टीट्यूट है, सर सैयद है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी का बैच हम लोग स्टार्ट करें 31 जुलाई से, उसकी डिटेल्स भी मैं वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से अब परेशान नहीं होना। देखो, आपके राउंड 1 या राउंड 2 में से अगर किसी भी राउंड के अंदर आपने पास किया था टेस्ट, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है। आपको सिंपल तरीके से एनईडी के आप ओपन डे भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप एनईडी में एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हो। अक्सर बच्चे भी परेशान है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कैसे करने हैं, एडमिशन फॉर्म को फिल कैसे करना है और सीट अब हमें कैसे मिलेगी। तो उन तमाम चीजों के ऊपर ये वीडियो डिपेंड कर रही है, उन तमाम चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ओपन डे का मतलब होता है ओरिएंटेशन डे, और वहां पे तमाम डिपार्टमेंट्स को विजिट करते हो। मैंने स्पेसिफिकली अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए एक वीडियो भी डिजाइन करी। अगर आप लोग कल एनईडी विजिट करते हो तो लाजमी तौर के ऊपर जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाइएगा और एनईडी के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर और तमाम डिपार्टमेंट्स को विजिट करें। देखो, अगर आपको एडमिशन नहीं भी लेना पेट्रोलियम में, मैकेनिकल के अंदर या फिर आपके पास केमिकल के अंदर, एटलीस्ट जाके समझो कि फील्ड कैसी है, इसका स्कोप कैसा है। तो अगर आप जो क्वेश्चन हमसे पूछते हो ना स्कोप के रिगार्डिंग, तो उस स्कोप के बारे में क्वेश्चन आपको पूछना है ओपन डे पे। ओपन डे पे जब आप तमाम डिपार्टमेंट्स को विजिट करोगे, लेबोरेटरीज को विजिट करोगे, तो बहुत अच्छी एक चीज होती है। आपका घर पे क्या करोगे, पढ़े सोते रहोगे, उससे बेहतर है थोड़ा सा एंजॉय करो। एंजॉय करने का टाइम है, लाजमी तौर के ऊपर विजिट करो तमाम डिपार्टमेंट्स का, तमाम टीचर से मिलो, देखो क्या क्वालिफाइड फैकल्टी है, कहां से पीएचडी करा है, कहां से मास्टर्स करा है, किस तरह के टीचर्स बैठे हुए, क्या उस डिपार्टमेंट का स्कोप है। तो ओपन डे के ऊपर लाजमी तौर पर जाइए। सेकंड नंबर के ऊपर लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और आप अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, आप लोगों के में से जितने बच्चों का अभी रिजल्ट आ गया है ना, तो भाई आपको खुशी होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। मगर अब आप अपना मेरिट कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो, अगर तो आप में से कोई भी बच्चा जिसका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स पिछले साल कंप्लीट हुआ था, यानी कि वो गैप ईयर स्टूडेंट था, तो भाई आप लोगों का मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 50% आपका ए लेवल्स या 50% आपका इंटर काउंट होगा और 50% आपके टेस्ट के नंबर होंगे। वाइल जो इस साल के बच्चे हैं जिनका भी A2 का रिजल्ट आना है या सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है, तो ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का 60-40 का रेशो काउंट होगा, यानी कि 60% आपके टेस्ट का वेटेज होगा और 40% आपके पास आपका पर्टिकुलरली इंटर का या ए लेवल्स का टेस्ट काउंट हो रहा होगा, रिजल्ट काउंट हो रहा होगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टें क्या है, मैं वो भी आप लोगों को शेयर अप कर रहा हूँ। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टें क्या आ रही है, मैं वो भी आप लोगों को शेयर अप कर रहा हूँ। दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया।
भाई एनईटी के राउंड नंबर 2 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आप लोगों के मार्क्स भी अब आना स्टार्ट हो गए आपके पोर्टल्स के ऊपर। तो भाई राउंड नंबर 1 के अंदर मोर देन 44 बच्चों का 90 या उससे ज्यादा का स्कोर था मेरे बैचेस से, और इस दफा उससे भी ज्यादा आने वाला है क्योंकि भैया बेतहाशा बच्चों का भी 90s के अंदर स्कोर आ रहा है। तो इस दफा एनईटी का मेरिट होगा ज्यादा। अब क्या करना है, अब काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं, सर ये ओपन डे क्या होता है, मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, सीट कैसे मिलेगी, एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, मेडिकल टेस्ट एनईटी के अंदर कैसे होता है, कौन सा मेडिकल टेस्ट है, चेस्ट का एक्सरे करवाना है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है, या फिर सर वो कौन सी फील्ड में अब जाएं। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों के मार्क्स अनाउंस कर दिए गए हैं। खुदारा अपने मार्क्स को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 97, मैंने अभी तक अपने मोबाइल को साइड पे छोड़ा हुआ है तो अभी तक मेरे मोबाइल पे बार बार टिंग 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 करके घंटियां बज रही हैं। इस दफा एनईटी के अंदर हमारे मोर देन 90 प्लस वाले होने वाले हैं। तो नवीद जाकिर ने राउंड नंबर 2 के अंदर मेरे बैच से 97 मार्क्स लेके पहली पोजीशन ली है। अभी हमें नहीं पता नवीद जाकिर से ज्यादा भी नंबर भी किसी के आ सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल बर साहब जो हैं इन्होंने 96 का स्कोर किया है। इसके अलावा अस्का ने 90 से ले अप्रोच करके 92 पे गई हैं। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे जिनका 60s में पहले स्कोर था उनका 90s के अंदर स्कोर है। या फिर मैं कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा है अभी आधे घंटे पहले जब एनईटी का रिजल्ट आया है तो बार बार बच्चे अपने मैसेज करके रिजल्ट शो अप कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे जिनका 50s में स्कोर था राउंड नंबर 1 में या 60s में स्कोर था और उनका अब वो स्कोर इंक्रीज होकर 85 प्लस हो चुका है या 90 प्लस हो चुका है। इसके मतलब दो हैं। पहला मतलब यह कि मेरिट आपका इंक्रीज होने वाला है इस साल का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। अगर आपको कोई दोस्त कोई महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ था ना 60,000 रुपए देके, तो हमने उससे बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी है 7,000 के अंदर, तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के अंदर बेतहाशा बच्चों का रिजल्ट था। तो अपने उन तमाम दोस्तों से पूछिएगा जो बच्चे किसी बेकार कोचिंग में बैठे हुए थे, उनका खाली 10 या 5 90 वाले थे राउंड नंबर 1 में। मुझे इतना अफसोस हुआ कि 60,000 रुपए फीस भी ले रहे हैं और उनके पास 90 प्लस वाले, उनकी लिस्ट देखिएगा फेसबुक पे जाके, हद से 10 होंगे 15 होंगे, मुश्किल से 20 भी लगा लो आप कि भाई उनके राउंड नंबर 1 में खाली 20 बच्चों का 90 प्लस स्कोर था। हमारे बैचेस से 44 से ज्यादा बच्चों का 90 प्लस का स्कोर था, 44 से ज्यादा। और इस दफा कई ऐसे बच्चे हैं जिनका राउंड नंबर 1 में 90s में नहीं था और अब 90s में आ गया है। तो एक चीज मैं यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं कि भाई बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होगा, यानी कि जितने राउंड 1 के 90 प्लस वाले थे वो तो पहले से मौजूद हैं और अब राउंड 2 के 90 प्लस वाले भी आ चुके हैं, यानी कि अब ये एक आपके पास इंक्रीज अमाउंट होगी। तो मेरिट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि राउंड नंबर 1 के अंदर सिर्फ मेरे बैचेस से 44 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 का भी रिजल्ट हम कंपाइल कर रहे हैं। अभी तक 20 या 18 बच्चों के मैंने स्कोर देखे जो 90 प्लस के ऊपर हैं, जिनमें से नवीद जाकिर पहले 93 के ऊपर था, राउंड 1 में 97 पे चला गया। अब्दुल बर की 70 का स्कोर था और इस बच्चे का स्कोर 96 का आया है। इसका मतलब ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले 80s में या 70s में स्कोर किया होगा और अब वो 90s की लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। या फिर कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले 60s का स्कोर किया होगा वो 80s की लाइन पे चले गए हैं। तो मेरिट इस दफा इंक्रीज होगा, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके या जो फेल हो गए, भाई मैं आप लोगों के साथ हूं। देखो एनईटी इज नॉट जस्ट द एंड थिंग। आपने एनईटी के ऊपर खुदारा नसें नहीं काटनी होती है, एनईटी के ऊपर आपने रोना नहीं है। अगर एनईटी नहीं मिल सकी तो कोई मसला नहीं है, इससे अच्छी चीज आपको मिलेगी। अल्लाह पाक ने इससे अच्छी आपके लिए जिंदगी में कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी। तो खाली इस चीज को लेकर परेशान ना हो, इंशाल्लाह उससे ज्यादा अजर आपको मिलेगा, इंशाल्लाह उससे ज्यादा अच्छी चीज आपको मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। खुदारा इस पर परेशान ना हो। अगर आपका एनईटी के अंदर डिजायर्ड स्कोर नहीं आया, डिजायर्ड फील्ड आपको कल को नहीं मिलती, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बेटा। तो भाई मुझे एक बड़ी मशहूर शेर मुझे बड़ा पसंद है कि भाई नाकामयाबी जो होती है ना, नाकामयाबी बेसिकली कामयाबी का एक जीना है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में ही चमकते हैं। याद रखिएगा यार, कोई भी आपका जो रिश्तेदार होता है ना वो आपकी स्ट्रगल्स को नहीं देखता, आपकी परेशानियों को नहीं देखता। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आया है तो बेटा मैं आपके साथ हूं, खुदारा आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला उससे अच्छे मौके होंगे। और एनईटी के अंदर लास्ट ईयर भी 9 मेरिट लिस्टें आई थी। तो भाई अगर आपका स्कोर कम भी आया है ना तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई फील्ड ऑफर हो रही होगी, और अगर आपको वो फील्ड समझ में आती है तो आप उस फील्ड को चूज कर सकते हो। मैं भी फील्ड सिलेक्शन के ऊपर भी आऊंगा। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं उस चीज को भी डिजाइन कर रहा हूं कि आपने किस तरीके से एडमिशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अभी जमा करने हैं और ओपन डे में जाना है नहीं जाना है, मैं उन सारी बातों को डिस्कस कर रहा हूँ। मगर सबसे पहले जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आया है तो भाई मेरी तरफ से आपके लिए सबसे पहले तो भाई बहुत सारी दुआएं हैं। सेकंड नंबर के ऊपर याद रखिएगा बेटा, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये होता है कि यार अगर आप नाकाम नहीं हुए तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो भाई अगर आपने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट अवेलेबल है, बहरिया यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर वर्किंग करेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कराची यूनिवर्सिटी की कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जा रही होगी 31 जुलाई से। इसकी डिटेल्स भी मैं इसी वीडियो के एंड में दे रहा हूँ।
खैर, सबसे पहले आते हैं सबसे पहले पार्ट के ऊपर इस वीडियो के। ओपन डे क्या होता है भाई? ओपन डे का मतलब होता है ओरिएंटेशन डे, जहां पे आप तमाम डिपार्टमेंट्स को विजिट करते हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर फैकल्टी से जाके मिलते हो। इसके अलावा आप पर्टिकुलरली हर चीज को जाके गो थ्रू करते हो, अपनी फैकल्टी से जो भी वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे मुलाकात करते हो, घूमते हो, फिरते हो, खाना खाते हो। तो अगर आपका राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी टेस्ट पास हुआ है तो आप एनईडी के ओपन डे में जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, तमाम डिपार्टमेंट्स का विजिट करो। इनफैक्ट मैंने भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए एक वीडियो भी शूट करी है, मोस्ट प्रोबेबली वो मेरी वीडियो कल चल रही होगी, तो लाजमी तौर पर तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जाओ। अगर डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं भी लेना तो एटलीस्ट जाओ। इसके अलावा मेरिट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना मेरिट कैलकुलेट करना है। अगर तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका गैप ईयर था, यानी कि उसका लास्ट ईयर, पिछले साल उसका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, या ए लेवल्स कंप्लीट हो गया था, तो ऐसे तमाम बच्चों का जो मेरिट कैलकुलेट होगा ये 50% एंट्री टेस्ट के नंबर होंगे, 50% आपके इंटर के या ए लेवल्स के नंबर काउंट होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 80 मार्क्स स्कोर करे हैं टेस्ट के अंदर और आपके 80% ही आपकी थी इंटर के अंदर, तो उस सूरत के अंदर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। 80 को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 0.5 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर आपके इंटर या ए लेवल्स के अंदर जो भी परसेंटेज आ रही है वो भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 50-50 का रेशियो होगा। तो यहां से आपका मेरिट आएगा। टेस्ट के नंबर्स के ऊपर सीट नहीं मिलेगी, मेरिट के ऊपर सीट मिलती है, और कैसे मिलती है वो सारी चीजें भी डिफाइन भी करूंगा। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिनका इंटर या ए लेवल्स इस साल हो रहा है, यानी कि अभी आपने सेकंड ईयर के पेपर्स दिए इस साल, या फिर ए लेवल्स के पेपर्स दिए A2 के, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो रेशियो काउंट होगा वो 60-40 का होगा, यानी कि 60% टेस्ट का रिजल्ट काउंट होगा और 40% आपके पास पर्टिकुलरली इंटर या ए लेवल्स के मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो फर्स्ट ईयर के काउंट होंगे। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि प्री मेडिकल के बच्चे थे जिन्होंने एडिशनल मैथ्स के पेपर दिए थे, तो आपका लास्ट ईयर वाले रिजल्ट के ऊपर ही आपको एडमिशन मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद में जब एडिशनल मैथ्स के नंबर आएंगे तो आपको सबमिट करवाने होंगे, सही है ना? तो आप लोगों का एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर, और जो ए लेवल्स वाले हैं उनका होगा ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर। ये प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी बातें लिखी हुई है, प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे मौजूद है, खुदारा उसको पढ़ा करें। तो भाई 60% टेस्ट का मतलब ये है कि आपने करना क्या है, अपना मेरिट खुद से कैलकुलेट कर लेना है। किस तरीके से कि लेट सपोज अगर किसी बच्चे की इंटर के अंदर या फिर ओ लेवल्स के अंदर 80% है, तो आप 80 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 के साथ, प्लस का साइन, और आपके टेस्ट के अंदर लेट सपोज 80 नंबर ही आए हैं, तो 80 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास पर्टिकुलरली जो इंटर का या ए लेवल्स का जो वेटेज आ रहा है वो कितना है, 40% का है, तो ये आ जाएगा 0.4। यानी कि टेस्ट में आपके नंबर हैं 80, तो 80 का 60% यानी कि 0.6, और टेस्ट में भी लेट सपोज आपके इंटर या ए लेवल्स के अंदर भी आपकी परसेंटेज 80 की है, तो उसका 0.4 काउंट होगा, तो यहां से आपके पास एक मेरिट आ जाएगा। देखो, आपका जो मेरिट होगा ना, ये बहुत काम की चीज है। इस मेरिट के ऊपर आपको फील्ड्स ऑफर होती हैं। होगा क्या कि भाई एनईडी अभी 5 से 6 दिन के अंदर वेबसाइट पे गिवन है कि आपके पास मेरिट लिस्ट पहली कब लगेगी, तो तमाम बोर्ड वाइज मेरिट लिस्ट से लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी बोर्ड की जब मेरिट लिस्ट लगेगी, आप उसमें अपना जाके मेरिट नंबर देखोगे कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड नंबर था या आपका जो भी पर्टिकुलरली नाम था, उसकी इंटरव्यू की डेट कब है। उस इंटरव्यू की डेट के ऊपर आपको एनईडी में जाना होगा, और जो भी फील्ड्स अवेलेबल होंगे आप उनको जाके सेलेक्ट करते हो। ये कैसे होता है पूरा प्रोसीजर आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम एक चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो हुफाज़े किराम है, जो हिफ्ज़ का टेस्ट देंगे, तो भाई आपकी जो इंटर या ए लेवल्स के नंबर है ना, उसके अंदर आपके एडिशनली 20 नंबर्स, 10 to 20 नंबर्स आपके ऐड हो रहे होंगे, यानी कि आपको एडिशनली 1.2% के करीब आपको एडिशनल परसेंटेज मिलती है अगर आपने हिफ्ज़ का टेस्ट पास कर लिया। तो जितने भी बच्चे हिफ्ज़ कुरान वाले हैं, यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिल करते हुए हिफ्ज़ के ऑप्शन पे टिक किया था, तो भाई अगर आप हिफ्ज़ का टेस्ट पास कर लोगे। अच्छा, हिफ्ज़ का टेस्ट में होता क्या है, आपसे कुरान मजीद से 3-4 चीजें बीच से पूछी जाती है, एनालाइज किया जाता है कि भाई आपने वाकई के अंदर हिफ्ज़ किया हुआ या नहीं किया हुआ। और ये टेस्ट होगा कहां पे, ये टेस्ट होगा 15 तारीख को, यानी कि कल ओपन डे वाले दिन ही आपको सुबह 9:30 के ऊपर तमाम हुफाज़े किराम को लाजमी तौर पे पहुंचना है। और ये वेन्यू कहां पर है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि एनईडी के मेन कैंपस के ऊपर है, वहां पे होगा। आपको अपनी ओरिजिनल हिफ्ज़े कुरान की सनद लेके जानी है। अगर आपके पास वफाकुल मदारिस की सनद नहीं है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। जो बच्चे किसी मदरसे से हिफ्ज़ करते हैं, अगर वो वफाक का टेस्ट ना दें तो जाहिर सी बात है आप प्रॉपर हाफिज नहीं कहलाते। तो भाई आपके पास आपकी ओरिजिनल सनद होनी चाहिए वफाकुल मदारिस की, जो भी आपकी सनद अवेलेबल है उसको लेके आप जाएंगे। इसमें 3-4 चीजें होंगी। प्रोफेसर मदनी साहब आपका
मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। जो भी एनईडी की टीम होगी इस्लामिक स्टडीज की, वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसमें या तो पूरे नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते, तो इसमें 20 नंबर आपको मिलते हैं, यानी कि एडिशनल आपके जो इंटर के ए लेवल्स के नंबर होते हैं उसमें 20 नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 2% मिलेगा आपका मेरिट के अंदर। ऑब्वियसली याद रखिएगा, एक एक नंबर से मेरिट एनईडी का बहुत आगे पीछे होता है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर अब आपने करना क्या है। अब अगर आप एनईडी की मेन वेबसाइट के ऊपर आओगे ना, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेल्फ फाइनेंस को एनईडी ने एक्सटेंड कर दिया है फीस। इसका मतलब ये है कि आप 17 जुलाई तक सेल्फ फाइनेंस की फीस पे कर सकते हो। देखो मैं एक चीज हमेशा बता दूंगा कि भाई आप खुदारा सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करो, अगर तो आपके पास वसाइल इतने अवेलेबल हैं, अगर तो आपके पास पर्टिकुलरली वसाइल हैं, आपके वाले साहब अफोर्ड कर सकते हैं, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर लाजमी तौर पे अप्लाई करिए। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आपको फायदा ये मिलेगा कि भाई देखो एक फील्ड जो 86 के ऊपर या 87 के ऊपर क्लोज होती है, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो 79 80 के ऊपर क्लोज हो रही होती है। तो भाई अगर आपके टेस्ट के अंदर नंबर कम है या 80 प्लस नंबर भी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मसला पेश ना आए फील्ड के अंदर, आपको तमाम फील्ड ऑफर हो रही हो, तो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे अप्लाई कर दो। स्पॉन्सर की फीस है तकरीबन 11 लाख रुपए, सेल्फ की फीस है तकरीबन 8 लाख रुपए। अगर आप स्पॉन्सर पे अप्लाई करोगे तो सेल्फ का ऑप्शन भी टिक कर दो, सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों के 11 लाख रुपए एक साथ ही बस सबमिट करवाने होंगे, उसमें स्पॉन्सर भी होगा सेल्फ भी होगा। इससे फायदा ये होगा कि भाई ये पूरी रकम आपको वापस मिल जाएगी। अगर तो आपने सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर सीट कल को सेलेक्ट नहीं करी, इंटरव्यू डे के ऊपर अगर आपने सेल्फ या स्पॉन्सर पे सीट सेलेक्ट नहीं करी ना, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। देखो होता क्या है, जब एनईडी की भी मेरिट लिस्ट, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो एनईडी की जो मेरिट लिस्ट है ना, ये हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। एनईडी की मेरिट लिस्ट लगेगी 19 जुलाई को, सही है ना। अच्छा, आप अपना डेटा भी करेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक नोटिफिकेशन आज ही आया था कि भाई आपके पास कल तक का दिन अवेलेबल है अपना डेटा करेक्ट करने का, यानी कि आपकी अगर नई मार्कशीट आई थी उसको अपलोड करने का, एनईडी विजिट करके आप वो सारी चीजें सही करवा सकते हैं, नहीं तो पोर्टल के ऊपर खुद से भी अपलोड करके सही कर सकते हैं। आप अपना नाम की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आप अपनी पर्टिकुलरली मार्क्स वगैरह देख लीजिए, आप अपनी दूसरी चीजें चेक कर लीजिए कि हर चीज वेबसाइट के ऊपर आपके एडमिशन फॉर्म पे सही आ रही है, तो कल तक का टाइम है इसको करेक्ट करने का। सेकंड नंबर के ऊपर आपने करना क्या है, अब जरा आप इसको देखिएगा, जो बड़ी मजे की एक चीज है मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, अल्लाह भला करे क्या चीज कि आपने करना क्या है, एडमिशन शेड्यूल वाली। अब देखो इसका फायदा क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर एनईडी के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। अब आपके 90 में तो नंबर आ गए, आपके 96 नंबर आ गए, 94 आ गए, अब आपका मेरिट भी अच्छा बन रहा है, तो भाई सबसे पहले तो अपना मेरिट कैलकुलेट करो। मेरिट कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर तो आपका सेकंड ईयर इस साल आपने अभी पेपर्स दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग के ऊपर है, तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, तो 40% आपका होगा इंटर का और 60% होगा आपके टेस्ट का। और अगर आप क्या गैप ईयर स्टूडेंट था या ए लेवल्स वाले थे या आपका ए लेवल्स लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ, तो 50-50 का क्राइटेरिया है। तो भाई आपने पहले तो मेरिट निकाल लेना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि देखो जब मेरिट लिस्ट लगेगी ना, 19 जुलाई को मेरिट लिस्ट लगेगी, यहां पे सारी बातें लिखी हुई हैं, सही है ना। यहां पे देखो सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं कि भाई मेरिट लिस्ट कब लगेगी, 19 जुलाई को, और इंटरव्यूज 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू में होता क्या है कि आप सिर्फ पैसे लेकर जाते हो, जो भी फीस होती है तकरीबन 90,000 1 लाख रुपए फीस लेके आप जाओगे, उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी होगी और एडमिशन फीस भी होगी। और वहां पे जब आपका दिन होगा इंटरव्यू का, वहां पे जाके आप खाली फील्ड को सेलेक्ट करना होता है। आपके सामने जो है ना एक स्क्रीन लगी हुई होगी, उस पर लिखी हुई होंगी कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, आप जाके बताओगे। वहां पे डॉक्टर आमिर इकबाल साहब होंगे या डॉक्टर जैद साहब होंगे, मेरा सलाम कहिएगा, बोथ आर माय रिस्पेक्टेबल टीचर्स। तो भाई वहां पे जाके आप खाली उस फील्ड को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करके आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, खाली ये काम होता है। अच्छा, इंटरव्यू डेट कौन सी होगी, तो अब जरा और से बात समझिएगा। अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो भाई वो कराची बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट लाया करेगा 1 से लेके 250 के दरमियान, मैं इसको जूम भी कर देता हूं, 1 से लेके 250 वाले दिन उनका इंटरव्यू डेट होगी 25 जुलाई की, सही है। इसी तरीके से जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, आप उसको देखोगे तो उसमें 301 से लेके 600 के दरमियान जितने बच्चों का मेरिट नंबर होगा, तो उन तमाम बच्चों का इंटरव्यू होगा 28 जुलाई को। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट होगा। मैं भी सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू के डे जो है ना, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, तो खुदारा उन डॉक्यूमेंट्स को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर जिन बच्चों का भी कॉल लिस्ट में नाम आएगा, आपको अपने डेज के हिसाब से इंटरव्यू के लिए जाना होगा, सही है। आपके पास लाजमी तौर पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसके अंदर मेडिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि आपके घर के पास कोई भी दुकान है क्लिनिक है, वहां से जाके आप अपना चेस्ट एक्सरे करवाओगे। चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करो, वहां पे चेस्ट एक्सरे रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा सबसे पहले नंबर के ऊपर जो भी आपकी एचएससी के आपके नंबर है ना, आप पहले तो उसको देखो कि भाई आपने वो सारे सही नंबर लिखे हुए हैं पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा ओ लेवल्स ए लेवल्स वालों की इक्विवेलेंसी जो होती है वो चेक कर लो, आपकी पोर्टल के ऊपर सही गिवन है नहीं गिवन। अच्छा, अब देखो आप लोगों ने करना क्या है,
आप लोगों ने पर्टिकुलरली आप लोगों का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, 40% इंटरमीडिएट होगा और 60% टेस्ट होगा। और जिन बच्चों का ऑलरेडी इंटर या ए लेवल्स कंप्लीट हुआ हुआ है तो उनके लिए 50-50 की पॉलिसी है। ये प्रोस्पेक्टस में गिवन है, प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे है। अब देखो मेरिट लिस्ट 19 जुलाई को आ रही है, तो खुदारा अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना स्टार्ट करो। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन है। एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन का मतलब क्या है, आप अपने पोर्टल को देखोगे जहां पे एडमिट कार्ड जहां से डाउनलोड किया था, वहां पे एक स्टेप 8 या स्टेप 9 होगा, डाउनलोड दिस एडमिशन फॉर्म। ये 3 से 4 दिन के अंदर आप देखोगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकालोगे, कलर प्रिंट आउट निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है। सही है, उसको आप कंप्लीटली फिलअप करोगे। जहां पे ओथ कमिश्नर के सिग्नेचर चाहिए वहां पे ओथ कमिश्नर के सिग्नेचर लोगे। यार या किसी भी आपके घर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स की शॉप हो ना, वहां से ठप्पे लग जाते हैं भाई, ठप्पे लगवा लेना। ओथ कमिश्नर नॉर्मली माशाल्लाह से मुल्क ऐसा है, मैं क्या बताऊं कि 500 रुपए लेता है ठप्पा लगाने के। भाई सही है ना, महंगाई का दौर है। अच्छा, तो एक तो आपने ये वाला काम करना है। इसके अलावा आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, एसएससी का मतलब होता है मैट्रिक, तो मैट्रिक की जो भी आपकी मार्कशीट है और आपका सर्टिफिकेट है जो कि अब आपके स्कूल्स के अंदर आ चुका होगा, तो इसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि यार कोई भी गवर्नमेंट जो मुलाजिम है ग्रेड 18 या उससे अबव का, उससे आपने ठप्पे लगवाने हैं। अगेन कोई टीचर आपका जानने वाला गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, उससे करवा सकते हो अटेस्ट। नहीं तो आसान तरीका बता रहा हूं, घर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट शॉप हो या सिंध हाई कोर्ट के बाहर चले जाना, या फिर आपके पास जो कराची कोर्ट है उसके बाहर चले जाना, नहीं तो अवामी मरकज के ऊपर बैठे हुए ठप्पा लगाएंगे, 10-20 रुपए लेंगे हर ठप्पे के, उसके पैसे वहां से दे देना। सही, अवामी मरकज के ऊपर भी हो जाएगा। नहीं तो आपके इलाके के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट शॉप हो, वहां पे भी ठप्पे उनकी बात पड़ी हुई होती है। सही है। इसके अलावा जो भी आपका इंटर का या ए लेवल्स का इक्विवेलेंस मार्क सर्टिफिकेट है, सही है ना, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी और 2 फोटोकॉपीज अगेन अटेस्टेड, या अटेस्ट करवा लीजिएगा, ओरिजिनल भी लेके जानी होगी। इसके अलावा आईबीसीसी इक्विवेलेंस, वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, ये उनके लिए होता है कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के, तो अपनी इक्विवेलेंसी आपने क्रिएट करवाई होगी, उसकी ओरिजिनल भी और 2 फोटोकॉपीज अटेस्टेड करवा लीजिएगा। इसके अलावा डोमिसाइल। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया होगा, खुदारा आपके इलाके में जो भी आपका जिला लगता है ना, वहां पे जाके देखिएगा, सर्च करिएगा कि भाई कमिश्नर ऑफिस कौन सा आपके इलाके के। जैसे कि मुझे मालूम है ये कोरंगी साइड का आपके पास इधर कोई हॉस्पिटल था, उसके सामने होता है। गुलशन इकबाल का आपके पास इधर है, मलीर के अंदर यहाँ पे काला बोर्ड के पास एक और है कमिश्नर ऑफिस, तो वहां से डोमिसाइल बनेगा। डोमिसाइल नॉर्मली 1 हफ्ते में बनता है, तो उसको जल्दी से जल्द बनवाने के ऊपर जाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो एनईडी आपको वार्निंग देगा और फिर आपको विद इन अ वीक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, तो बेहतर है पहले से बनवा लो। इसके अलावा एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे बनाओगे भाई, आप अगेन किसी भी डॉक्यूमेंट शॉप पे जाइएगा, फोटोकॉपी शॉप पे जाइएगा, उसको बोलिएगा 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज बता दे। इसमें करना क्या होता है भाई, आप सिंपल लिखोगे माय नेम इज मोहम्मद हाशिम जिया, आई टेक एन ओथ दैट आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द यूनिवर्सिटी लाइफ। इफ आई डू सो द गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्सपेल मी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये इस तरीके से आप मंजन लिखते हो कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनोगे। नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको सैंपल मिल जाएंगे। इसके अलावा सीएनआईसी और बे फॉर्म की आपको 2 फोटोकॉपी चाहिए होंगे। अगर सीएनआईसी नहीं है तो बे फॉर्म होगा, बे फॉर्म सीएनआईसी है तो मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर तो आप हाफिज कुरान हैं तो भैया आपकी लाजमी तौर के ऊपर ओरिजिनल जो सनद होगी ना वो आपको लेके जानी होगी और साथ में 2 फोटोकॉपीज भी। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिन्होंने कोई माइग्रेट करा था फर्स्ट ईयर किसी बोर्ड में, सेकंड ईयर किसी बोर्ड में, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाना होगा। अच्छा, मेडिकल टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें सबमिट करवानी होती हैं, चेस्ट का एक्सरे, आपके घर के पास कोई भी हॉस्पिटल है वहां से चेस्ट एक्सरे करवाइए, 2 पासपोर्ट साइज की आपको फोटोग्राफ्स देनी होंगी। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी आपने लाजमी तौर पे देनी है, यानी कि वो फोटोकॉपी को अटेस्ट भी करवाना है। सही है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। तो अभी जो आपके पास टाइम है इसमें इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाइए, इनको रेडी करना स्टार्ट करिए, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एनईडी के अंदर कौन सी सीट्स हैं और आपको सीट से मिलेंगी कैसे। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब 19 जुलाई को मेरिट लिस्टें अनाउंस होंगी ना, कब आएगी भाई मेरिट लिस्ट आपके पास आएगी 19 जुलाई को। होगा क्या, 19 जुलाई वाले दिन जब मेरिट लिस्ट आएगी तो वो आपके बोर्ड के हिसाब से आएगी कि भाई कराची बोर्ड की मेरिट लिस्ट आ गई, मीरपुर खास बोर्ड की, लाड़काना की, ए लेवल्स की, ओ लेवल्स वालों की, सक्खर की, तो सही सबकी मेरिट लिस्टें आ जाएंगी। तो उन मेरिट लिस्टों को आप देखोगे, एक दफा अपना आप नंबर देखोगे, नंबर क्या है उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि लेट्स रिव्यू डे, जो एनईडी का जिस दिन इंटरव्यू होगा ना, तो इस तरीके से ऑडिटोरियम के ऊपर आपके पास पूरी की पूरी तमाम की तमाम फील्ड्स आपको दिख रही होंगी, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कितनी सीट्स रिमेनिंग है, अर्बन में कितनी रिमेनिंग है, पेट्रोलियम में कितनी रिमेनिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 36 अभी रिमेनिंग है, बीसीआईटी में क्या रिमेनिंग है, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली आईसी में कितनी रिमेनिंग है। सही है ना, आपके पास स्क्रीन के ऊपर तमाम चीजें शो अप हो रही होंगी, तमाम चीजें आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो अप हो रही होंगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही है, तो बताने का मकसद ये है कि जब जिस दिन आपकी एनईडी की मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी ना, तो वहां पे आपका यूनिवर्सिटी का कॉल नंबर होगा, उस कॉल नंबर को आपने देखना है और उसके बाद वापस से एडमिशन शेड्यूल के ऊपर
ऊपर आओगे, फिर अपने बोर्ड के हिसाब से चेक करोगे कि आपका इंटरव्यू कहां पे लायक करता है। सही है, तो भाई देखो हमारे पास हर चीज यहां पे लिखी हुई है, कोई मसले की बात नहीं है। जो कराची बोर्ड के बच्चे हैं, आपने अपना कॉल नंबर देखना है इंटरव्यू का, तो भाई आपका या तो अगर आपका स्टार्टिंग के अंदर अगर स्टार्टिंग के 300 के अंदर आपका नंबर है ना, तो याद रखिएगा आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की फील्ड मिल ही जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो ना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टोटल फील्ड्स रेगुलर के ऊपर होंगी तकरीबन 50 से करीब, कंप्यूटर सीआईएस की तकरीबन 100 समथिंग होंगी। सिमिलरली बीसीआईटी की रेगुलर के ऊपर कितनी सीट्स हैं, इन सबका सम करो, तो अगर आपका मेरिट नंबर विद इन दिस लाई कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई आपको फील्ड कंप्यूटर की लाजमी मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपका जितना देर का मेरिट, आपका जितना लेट का यूनिवर्सिटी कॉल नंबर होगा, इंटरव्यू डेट होगी, इसका मतलब है कि उस वक्त तक सीट्स काफी कम हो जाएंगी। जैसे कि 1000 के बाद तो आपके पास आईएम हो गई, मैकेनिकल हो गई, काफी हद तक सारी खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो खुदारा पहले से फील्ड्स के बारे में स्टडी करो, ओपन डे पे लाजमी जाओ। इसके अलावा आपका जो भी अभी मेरिट बन रहा है ना, खुदारा मेरिट को लाजमी तौर पे चेक करो, आपका अभी मेरिट अपना कैलकुलेट कर लो और उस मेरिट के हिसाब से देखो कि यार आपको कौन सी फील्ड्स मिल सकती हैं। मैं लास्ट ईयर की भी मेरिट लिस्ट भी आपको शो कर रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कराची बोर्ड के प्री मेडिकल हो गए, कॉमर्स हो गए, आर्ट्स हो गए, इनका जो आपके पास आ रहा है ये 4 अगस्त वाले दिन का इंटरव्यू होगा। तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी? कराची बोर्ड की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी जैसे 12 अगस्त को आपके पास, देन आपके पास इनकी सेकंड कब आएगी, थर्ड कब आएगी, सब चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, ए लेवल्स के अंदर, तो बेटा दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह ताला इश्क के इम्तिहान और हैं, आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, थर्ड में नाम आ जाएगा। हमारे पास सारी पिक्चर्स आती हैं जैसे जैसे जो है ना बच्चों की पर्टिकुलरली जो चीज एम्प्टी होती जाएंगी ना, हर दिन के बाद हमारे पास अपडेट आई होगी कि भाई कितनी सीट्स एम्प्टी हो गई, कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं। मेरी कोशिश होगी मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को गाइड करता रहूं। सही है। अलावा आप तमाम बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा इस वाली लिस्ट को लाजमी तौर पे देख के जाएं कि मेरी बनाई गई लिस्ट है। सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा एनईडी का मेरिट ज्यादा होगा क्योंकि भाई मेरे बैच के बच्चों, सिर्फ राउंड नंबर 1 में मेरे बैच से 44 प्लस 90 प्लस थे। इसके अलावा राउंड नंबर 2 के अंदर मेरे पास जब से मोबाइल टिंग 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 कर रहा है 97 98 का मैसेज भी आया हुआ है और माइट बी पॉसिबल 99 भी हमारे पास से आए इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। हमने बड़ी मेहनत करी अपने बच्चों के ऊपर। तो बताने का मकसद ये कि भाई मेरिट इंक्रीज हो सकता है बिल्कुल। तो भाई अगर आपका मेरिट कम भी फॉर्म हो रहा हो ना, अगर आपका मेरिट 70s के अंदर भी आ रहा है, 60s के अंदर भी आ रहा है, तो भाई इस लिस्ट को आप देखो कि लास्ट ईयर देखो 60s और 50s के ऊपर भी कुछ फील्ड्स ऑफर हो रही थी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो गई या कोई भी हो गई। तो भाई कोई भी फील्ड आप अपने शौक पे सेलेक्ट करो। खुदारा अपने चाचा से, अपने मामा से, अपने ताए से नहीं पूछना। मैं अक्सर देखता हूं इस कौम के बच्चे बड़े नादान होते हैं। देखो, आई एम ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर who has worked in the largest pharmaceutical sector of the world। मैंने ना सिर्फ ये किया बल्कि मैं 100% स्कॉलरशिप के और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करा एनईडी की डिग्री के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आज भी टीचर्स मुझे याद रखते हैं, जब भी आप एनईडी अगर जाओगे ना तो दे विल बी टेलिंग यू अबाउट मी कि भाई अगर आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो। इनफैक्ट कुछ बच्चे गए थे राउंड नंबर 1 में या 2 के अंदर, तो बता रहे थे कि भाई, तो टीचर्स वहां पे कह रहे थे सर हाशिम यहाँ बैठते थे। तो भाई ये बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। तो अल्लाह ताला मेरे टीचर्स को हमेशा खुश रखे अल्हम्दुलिल्लाह, दे ऑलवेज ऑफर। मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी जिंदगी के अंदर मैं टीचर्स की वजह से हूँ। बताने का मकसद ये कि आप किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, हर फील्ड का स्कोप होता है। अक्सर मैं ये गलत चीज समझता हूँ, सुनता हूँ कि सर सिर्फ सीएस का स्कोप है, सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्कोप है। ये इंतहाई बेकार तरीन और घटिया तरीन चीज है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, गली के अमजद भाई से अगर मशवरा ले रहे हो ना बैठ के कि भाई मेरा तो एनईडी के किसी इंजीनियर की वैल्यू नहीं होती है या वो मैकेनिकल करके तो जॉब नहीं लगती, यार अमजद भाई की बेटी की जॉब नहीं लगी होगी, अमजद भाई का बेटा गली के अंदर जो है ना पान बेच रहा होगा, ऐसा नहीं होता। मैं अपने जितने बैचमेट्स को जानता हूँ, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान के अंदर टॉप फर्म्स में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जॉब नहीं लगती। अगर आपने मेहनत से 4 साल अपने गुजारे हैं ना, हाँ, अगर कोई बच्चा 4 साल प्रेम गलियों में गुजार रहा है, 4 साल बैठ के कोई फजूल कामों में लगा हुआ है, सही है, तो फिर जाहिर सी बात है जॉब नहीं लगेगी। अगर आप 4 साल दयानतदारी से पढ़ते हो, पेट्रोलियम ही क्यों नहीं पढ़ते? आई नो अ वेरी ब्रिलियंट पेट्रोलियम इंजीनियर, हर नेम इज जुनैरा नदीम, उसकी लिंक्डइन भी आप चेक कर सकते हो। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त रही वो यूनिवर्सिटी के जमाने के से। शी इज वर्किंग फॉर एमएनसी, वास्को के लिए काम कर रही है। किस लिए कर रही है? कभी कराची में होती है, कभी इस्लामाबाद में होती है, कभी आपके पास ये होती है अल्लाह भला करे कहाँ पे, दुबई के अंदर। शी इज अ गर्ल और वो पेट्रोलियम इंजीनियर है। सिमिलरली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर है। मेरी एक बहुत अच्छी बैचमेट थी, नाम क्या था, उम्मे उकमा या उम्मे हानी, वो मेरे साथ अमेरिका के अंदर मास्टर्स कर रही थी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक उसने एनईडी से करी थी। तो वो जो कहते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक की जॉब्स आई हैं, इंतहाई घटिया बात करते हैं। इंग्लिश लिंग्विस्टिक की एचआर साइड पे जितनी जॉब्स हैं आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंसेस की जॉब्स आई हैं। आप यकीन करें, मैनेजमेंट साइंसेस को मैंने जाती तौर पे मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब डीएसवी सॉल्यूशन में काम कर रहा था तो रेड बुल पाकिस्तान का जो पूरा ऑपरेशनल मैनेजर है उसका नाम है लड़के का हम्माद, और हम्माद वाज माय कॉलीग इन दी डीएसवी सॉल्यूशन। वो रेड बुल की तरफ से होता था और मैं उनके साथ डीएसवी की तरफ से काम कर रहा था। तो पूरे पाकिस्तान में जो रेड बुल का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस का, कराची से लेके कश्मीर से लेके कोटली तक, आजाद कश्मीर तक, वो हम्माद है जो कि एनईडी का मैनेजमेंट साइंसेस से ग्रेजुएट है। जीएसके के अंदर जो मेरी डायरेक्टर थी वो कमल इफ्तिखार, शी वाज अ ग्रेजुएट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 2002 की,
जो इस वक्त वेस्ट के डायरेक्टर है काशिफ अयूब साहब, वो एनईडी के ग्रेजुएट थे। इसके अलावा जीएसके के अंदर जो F268 का डायरेक्टर थे खुशवंत इकबाल साहब, वो एनईडी के ग्रेजुएट थे। तो आपको हर फील्ड में मिलेगा भाई, और हर फील्ड के अंदर आपको ऐसे इंजीनियर मिलेंगे। मैकेनिकल के अंदर मैं जानता हूँ, मैं मैकेनिकल के अंदर मेरे साथ मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त अमेरिका के अंदर फरीद, ही वाज अ मैकेनिकल ग्रेजुएट ऑफ एनईडी। उसने टोयोटा में काम कर रहा था बैठ के, या होंडा के अंदर आई गेस काम कर रहा था, एटलस होंडा के अंदर, इस तरीके से। तो बताने का मकसद ये है कि भाई सिर्फ जो स्कोप होता है ना कंप्यूटर का नहीं होता। अगर आपको लगता है ना सिर्फ कंप्यूटर का स्कोप है, या फिर आपको लगता है कि यार सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर पैसा है, ऐसा नहीं है। पैसा जो है ना रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है भाई। रिस्क जो है ना, आप 3 डब्बा भी अगर बेचोगे ना, आप अपनी एम्पायर खड़ी कर सकते हो 3 डब्बे की, सही है। तो रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है। बहुत सारे मुझसे ज्यादा काबिल लोग होंगे जो इतना नहीं कमा रहे होंगे। मैं एक नॉर्मल सी मिसाल आपको देता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल हमेशा से बड़ा पसंद है, जिसमें वो फरमाते हैं कि मैंने जो है ना, मैंने अक्लमंदों को उनका उसका मफहूम कुछ इस तरीके का है कि मैंने अक्लमंद वालों को, या मैंने अकल वालों को जिनके पास अकल ज़्यादा होती है, मैंने उनको जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनके सामने रोते हुए देखा है। तो अल्लाह से हमेशा किस्मत अच्छी होने की दुआ मांगो। अब जिस भी फील्ड के अंदर जाओ, दुनिया की जिस फील्ड के अंदर जाके करो, अपना नाम रोशन करो, दयानतदारी से काम करो, हर जगह पे जा सकते हो। देखो मैं इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो खुदा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा यार, कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। मेरे बच्चों से एक अलग ताल्लुक होता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने पाकिस्तान के टॉप फर्म्स में काम किया, और उसके बाद मैंने अपनी जब कैरियर के पीक के ऊपर था, मुझे वो दुबई भेज रहे थे, मैंने उसको तब लेफ्ट आउट किया था कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे छोड़ना पड़ा। मैं अपने बिजनेस को टाइम दूंगा ना, जाहिर सी बात है। तो बताने का मकसद ये है कि यार आप जो भी काम करो लगन से करोगे, आप उसके अंदर हमेशा एक्सेल ही करोगे इंशाल्लाह ताला। बताने का मकसद ये है कि बेटा देखो लास्ट ईयर 2024 के अंदर आप इस लिस्ट को देख सकते हो। इसमें देखो 2024 के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हुई, कंप्यूटर साइंस कितने पे हुई, BCIT कितने पे हुई, अच्छा डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये चारों फील्ड्स को एनईडी ने अब जम कर दिया BCIT में, तभी नंबर ऑफ सीट्स वहां पे ज्यादा हैं। तो खुदारा अगर आपने सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई किया हुआ है, अगर तो कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर ना करो, माँ बाप के ऊपर जुल्म ना करो कि यार नहीं अपने घर बेच के आप मेरे स्पॉन्सर के पैसे दे। नहीं, मैं हमेशा एक बात कहूंगा, अगर अपने माँ बाप को खुश करोगे, उनकी खिदमत करोगे, इंशाल्लाह आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। अगर आपके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते सेल्फ या स्पॉन्सर, कोई मसला नहीं है, प्रेशर नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं करना यार। अगर तो ईजिली अफोर्डेबल है ठीक है, नहीं है मैं गारंटी देता हूं तुम एनईडी से इलेक्ट्रॉनिक भी कर लोगे ना, तुम मटेरियल्स भी कर लोगे, तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कमाओगे यार। कितने ये CS वाले होंगे जो, मैं आपको किसकी एग्जांपल दूं, अपनी दे दूं कि भाई कितने CS वाले होंगे जिनसे अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना मैं भी अपनी। तो बता आपके वालिदैन कितना अच्छा कर रहे होंगे, हो सकता है आपके वालिदैन ने पढ़े लिखे ना हो, बट वो कितने CS इंजीनियर होंगे अच्छा कमा रहे होंगे। भाई मैं अमेरिका का ग्रीन कार्ड छोड़ के अगर पाकिस्तान में बैठा हूं तो उसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है ना कि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा समझ में आती है। बताने का मकसद ये है कि भाई आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, पैसा खुद आपके पीछे आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप मेहनत के पीछे भागो, आप नॉलेज के पीछे भागो, आपके पीछे खुद आएगा। बाबा पुरुष ने फरमाया था ना 3 इडियट्स के अंदर कि भाई अगर आप पर्टिकुलरली नॉलेज के पीछे भागोगे या काम के पीछे भागोगे, पैसा खुद ही आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये कि खुदारा अपना मेरिट पहले कैलकुलेट करो। आपका राउंड नंबर 2 का रिजल्ट आ चुका है, मेरिट आ चुका है। अच्छा दोनों राउंड्स में जो बेस्ट स्कोर है वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के राउंड नंबर 1 में 70 थे और राउंड 2 में 62 हो गए, तो 70 वाला स्कोर आपका काउंट होगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर 70 का जो भी आपका स्कोर था ना, वो रिजल्ट आपका क्या होगा, काउंट होगा, और आपने क्या करना है उसके हिसाब से अपना मेरिट कैलकुलेट करना है। लेट सपोज आपका मेरिट अगर 60s के अंदर फॉर्म हो रहा है, 66 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो इस मेरिट लिस्ट को गौर से देखो। एनईडी कभी भी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता, ये मेरिट लिस्ट मैंने बनाई है। जितने भी इदारे हैं ना इसको छाप रहे हैं, जहां जहां आप देखोगे ना M का सिंबल आ रहा है, जितने भी इदारे हैं ये बैठ के मुझे फॉलो करते हैं, बैठ के यार कहने को 7,500 रुपए फीस लेते हैं और रोज बैठ के मेरी जैसी वीडियोस बना रहे होते हैं। सही है ना, मैं नाम नहीं लेता, नाराज हो जाते हैं, मेरे बैठ के उनके ऑडियो मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो अगर आपका मेरिट लेट सपोज 60s में लाई कर रहा है, 66 है, तो अब आप देखो 66 के ऊपर और नीचे कौन कौन सी फील्ड्स आ रही हैं। इन फील्ड्स के बारे में लाजमी तौर पे पढ़ो, इनमें चले जाओ, कोई इशू नहीं है। देखो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर दुनिया खत्म नहीं होती भाई, बाहर मास्टर्स के अंदर जो है ना हर फील्ड की डिमांड है। मैं अगर आपको सिंपल सी मिसाल दूं, अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की इतनी डिमांड है आप सोच नहीं सकते, यूरोप साइड के ऊपर इतनी ज्यादा है। सेम गोज फॉर दी बायोमेडिकल, यार बायोमेडिकल के पीछे दुनिया पागल है, लोगों को पता नहीं बायोमेडिकल का स्कोप कितना ज्यादा है। सिमिलरली मेटलर्जिकल है, मैनेजमेंट साइंसेस मुझे बड़ी पसंद है भाई, बेहतरीन फील्ड है, इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता आपने BE करा है BS करा है, इंजीनियर कहलाओगे। सही है ना। BE का और BS का डिफरेंस ये होता है कि भाई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की खाली आपको जो है ना वेरीफाइड डिग्री होती है और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर खाली काम आती है। गवर्नमेंट जॉब कितनी कराची वालों को मिलती है, कितनी सिंध वालों को मिलती है, तो बेकार चीज है। तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता BE करो या BS करो, नॉर्मल सी बात है। सेकंड नंबर के ऊपर मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा अपने मामा चाचा ताया नाना से पूछने के बजाय फील्ड के बारे में खुद से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंप्यूटर साइड पे जाना है तो यार बेसिक प्रोग्रामिंग करो,
कैसे कैसे करोगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी। मैंने आपको वर्किंग इन जीएस के ना, मेरे एक बॉस थे अब्दुल हसन सादी साहब, बहुत इंटेलिजेंट गाय यार, आईबी ड्रॉप आउट था वो बंदा, एंड दाऊद यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी थी, वो भी डायरेक्टर है F268 के अंदर। पहले दिन था मेरा जॉब का, मुझसे कहते हैं कि भाई योनो V5 के ऊपर एक प्रोग्राम क्रिएट करो और जिसके अंदर वेयर हाउस के अंदर अगर कोई भी बंदा उसके सामने आ जाए ना तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए। मैंने बोला सर मैं तो इंडस्ट्रियल हूँ, जॉब ये कहाँ से करूंगा? कहते हैं कर सकते हो, और लिटरली उन्होंने मुझसे प्रोग्राम क्रिएट करवाया पूरा पाइथन के ऊपर। तो बताने का मकसद ये है कि भाई जब मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर होके डेटा साइंसेस वाली साइड पे जा सकता हूँ, आप क्यों नहीं आ सकते यार? तो अगर आपको शौक है सीएस का तो खुदारा उस चीज को लाजमी तौर पे करो, उसको परसू करो। परसू करने के बाद जो सबसे मजे की अगर आपको बात बताऊं ना, अगर आपको सीएस का शौक है तो बेसिक प्रोग्रामिंग अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। C++ को, जावा को या इस तरह की कोडिंग लैंग्वेजेस को अभी से थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दो। या अगर मैकेनिकल का शौक है तो बेसिक जो आपके कोर्सेज होते हैं कोर्सेरा वगैरह से अभी से करना स्टार्ट कर दो थोड़े थोड़े। एटलीस्ट देखो तो सही कौन सा कोर्स है। मैकेनिकल की जॉब्स क्या होती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जॉब्स क्या है? भाई सप्लाई चेन में है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर है, प्रोक्योरमेंट के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है, आपके पास क्वालिटी कंट्रोल में है, क्यूसी के अंदर है, क्यूए के अंदर है, किसके अंदर है? पढ़ो तो सही। उसके बाद पेट्रोलियम्स की जॉब क्या होती है, केमिकल की क्या होती है, मटेरियल्स की जॉब क्या है, मैकेनिकल की जॉब क्या है, मैनेजमेंट साइंस ग्रेजुएट कहां बैठा हुआ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब कहां पर आ रही है, टेक्सटाइल की जॉब क्या है? पाकिस्तान में जितना ज्यादा ग्रेजुएट टेक्सटाइल का होता है किसी का नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर है। तो जिस फील्ड का स्कोप है उसके अंदर जाओ, जिस फील्ड का स्कोप है उसके अंदर जाओ, तुम जरूर पैसा बनाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। और फिर 1 साल बाद मास्टर्स करने के लिए बाहर निकल जाओ। यूरोप के अंदर मास्टर्स बिल्कुल फ्री है भाई, यूरोप के अंदर आप अप्लाई करो। इटली तो बाकायदा महीने के 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए देता है मास्टर्स करने के ऊपर, वजीफा है उन लोगों का भाई। इटली जाओ, जर्मनी जाओ, अमेरिका अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ, अगर स्कॉलरशिप 100% मिलती है बिल्कुल जाओ। साथ साथ GRE GMAT की तैयारी करना। बताने का मकसद ये है कि यार तुम पाकिस्तान में भी अगर रहते हो तो भाई तुम कभी भूखा नहीं सोओगे। जिस इंसान को बोलना आता है, जिस इंसान को नॉलेज है, वो कभी भूखा नहीं सोता। तो भाई जो फील्ड अच्छी लगती है उसके ऊपर जाओ खुदारा, बार बार ये बात बताऊंगा। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे प्यारे शागिर्द हो, बताने का मकसद क्या है कि भाई आप लोगों के पास, आप लोगों का इंशाल्लाह ताला अब कल से 19 जुलाई वाले दिन से हमारा क्या हो जाएगा, मैं वापस अपने मेन सेक्शन पे आ जाता हूं। हमारा मेन सेक्शन ये था। तो भाई बताने का मकसद क्या है कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, आपके बोर्ड के ऊपर होगी। अच्छा, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बोर्ड के हिसाब से होती है। आपका जो भी मेरिट नंबर आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर, उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और फिर होगा ये कि पहले दिन कुछ सीट्स खत्म हो जाएंगी, जैसे कि पहले दिन कंप्यूटर की सीट्स अगर खत्म हो गई तो दूसरे दिन जो सीट्स बची हुई होंगी, जैसे यहाँ पे देखो अभी सॉफ्टवेयर की कोई भी सीट नहीं है, सही है ना, सॉफ्टवेयर की कोई सीट नहीं है, BCIT की कोई सीट नहीं है। तो अब जैसे कि लेट्स सपोज कॉल नंबर है 444 का, तो यहाँ पे जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी इनमें से आप कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जो सीट्स होंगी आप उनको बिल्कुल ले सकते हो अगर आपने भरा हुआ होगा। आपने अगर सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पे अप्लाई करा हुआ होगा तो इंटरव्यू के दौरान ही आपको बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू डे होगा उसी दिन सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर भी साथ साथ लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं शो भी करवा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ आ रहा होगा कि किसी बच्चे ने अगर सेल्फ पे अप्लाई किया होगा तो सेल्फ की सीट भी सामने शो हो जाएंगी, तो बच्चा सेल्फ के ऊपर सीट उठाना चाहे उठा सकता है। तो अभी आपके पास टाइम है 17 जुलाई तक का सेल्फ के ऊपर अप्लाई करने का, आप सेल्फ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर अप्लाई करना चाहो सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर। अगर आपने सेल्फ स्पॉन्सर पे सीट नहीं ली तो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। या फिर इंटरव्यू वाले दिन अगर आप स्टेज से वापस चले गए तो कोई आपको पकड़ के जबरदस्ती नहीं बोलेगा पैसे नहीं दे रहा मैं तेरे, आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया आपने कौन सी फील्ड को सेलेक्ट करना है। अच्छा, वो तमाम बच्चे जिनका रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है या वो पर्टिकुलरली कराची यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं, अगर आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम्स नहीं मिलते तो वो तमाम बच्चे जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बेटा हमारा न्यू बैच अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी के लिए। इस बैच की खास बात क्या होगी कि इस बैच के अंदर आपको हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जो पोर्टल है उसका कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से। तो भाई मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऑफर को लेकर आ रहा हूँ कि हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से। 31 जुलाई से हम लोग यहाँ पे क्लासेस को अपनी कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे खास बात यह कि पोर्टल के ऊपर आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, तमाम सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, कराची यूनिवर्सिटी के कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। कराची यूनिवर्सिटी का प्रॉपर्ली ना सिर्फ मॉक टेस्ट लिया जाएगा बल्कि फुल फ्लेज उसके टेस्ट लिए जाएंगे। इसके अलावा इस बैच के अंदर आपकी मैथ्स की और फिजिक्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। बाकी हम जीके के अंदर भी आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा देंगे, मगर मैथ्स और फिजिक्स लाइव के ऊपर कवर होगी। मगर जो आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया या फिर आपके पास कंप्यूटर हो गया या फिर आपके पास इंग्लिश हो गया, इनके आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, कंप्लीट एप्टीट्यूड की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। मैथ्स और फिजिक्स की आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, जबकि केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और इंग्लिश की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही होंगी।
होंगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली डाउट फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, इस बैच की खास बात यह है कि जब तक कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बैच चलेगा। स्पेसिफिकली जो हमारे बैच नंबर 6 और 7 के बच्चे थे, इन बच्चों ने चूंकि लेट ज्वाइन किया था तो इनको मैं इसका एक्सेस फ्री में प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई बच्चा पुराने बैच का है तो उसको नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से फीस पे करनी होगी। इस बैच की फीस होगी अगेन 7,000 रुपीज। मगर अगर आप लोग 20 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उस सूरत के अंदर आपको ये बैच पड़ेगा 6,500 रुपए का। तो मैंने बैच की डेडलाइन रखी है 20 जुलाई, सही है ना। अगर आप 20 जुलाई से पहले फीस सबमिट करवाओगे तो 6,500 रुपए फीस होगी, अदरवाइज 7,000 होगी। 7,000 रुपीज इज द पीनट्स, क्योंकि 70,000 60,000 रुपए इस वक्त एप्टीट्यूड के चार्ज किए जा रहे हैं जो हमारे कंपटीटर्स हैं। हम आपको जो फैसिलिटीज दे रहे हैं पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि फीस ज्यादा है तो आप जरा अपने घर से निकलिए और जाके देखिए जितने महंगे कोचिंग सेंटर हैं उनके पास कितने राउंड 1 में A1 ग्रेड स्कोर था, कितने उनके पास 90+ स्कोर था। किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर 90+ स्कोर था, 10 से ज्यादा तो आप मुझे बता दीजिए, 10 से ज्यादा भी नहीं होगा, 60,000 रुपए ले रहे थे। तो आपके माँ बाप को तो चाहिए कि वहां पे जाके लड़ाई करें, उनसे बोले कि भाई 60,000 रुपए लिए थे और सर हाशिम तो 7,000 रुपए के अंदर 44 से ज्यादा राउंड 1 में 90+ स्कोर था, 44 से ज्यादा राउंड नंबर 1 में 90+ स्कोर था। और राउंड नंबर 2 के अंदर अभी हम लोगों ने रिजल्ट कंपाइल नहीं करे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मोर देन 50 इंशाल्लाह ताला। तो भाई आपके अगर कोई दोस्त, आपने पहले कहीं 60,000 रुपए में तैयारी करी थी ना, जाके माँ बाप को बोलो तो सही, उनसे जाके पूछे। आप लोग नहीं पूछते, इसकी वजह से वो दायरे बैठे में। आपके माँ बाप को चाहिए कि जाके उनसे पूछिए कि आपने 60,000 रुपए लिए, लेने के बाद भी पर्टिकुलरली आपने हमारा तो स्कोर ही नहीं आया एनईडी का। तो भाई उनके मुकाबले में हम जो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। पोर्टल हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अलावा आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे कराची यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स लाइव कवर होगी, जबकि केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और इंग्लिश हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। मगर इसके अंदर भी मैं आपको फायदा दे रहा हूं। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनके डाउट ग्रुप्स के अंदर आपको इनके डाउट टीचर अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको कोई मसला है तो केमिस्ट्री का टीचर अवेलेबल होगा अपनी डाउट्स पूछने के लिए। बायो के अंदर अगर कोई बायो का क्वेश्चन देखने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो बायो का टीचर अवेलेबल होगा। मैथ्स के अंदर अगर मैथ्स की लाइव क्लास लेने के बाद कोई मसला होगा तो मैथ्स का डाउट टीचर भी अवेलेबल होगा। कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग लेने के बाद अगर कोई मसला होता है तो कंप्यूटर का डाउट टीचर अवेलेबल होगा। इंग्लिश के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो इंग्लिश का डाउट टीचर अवेलेबल होगा। यानी कि भाई जो सब्जेक्ट हम आपको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देंगे तो उनके अंदर भी आपको रिकॉर्डिंग के साथ उनके डाउट टीचर्स मिलेंगे। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग पकड़ा दी, नहीं, उनके डाउट टीचर्स भी अवेलेबल होंगे जहां पे आप अपने ग्रुप के अंदर डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर सर हंजला बुखारी एज अ कोऑर्डिनेटर हमारे पास मौजूद है। ए लेवल्स और लेवल्स फिजिक्स के बड़े मशहूर टीचर हैं। तो आप अपने कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, आप उनसे पूछ सकते हो। ये सिर्फ ऑफर 20 जुलाई के से पहले की, अगर आप 20 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे 6,500 रुपए फीस है। अदरवाइज जो आपकी फीस होगी इट विल बी 7,000 रुपीज। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, कंप्लीट FLPs होंगे, इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी, जबकि केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। मगर उनके डाउट टीचर्स अवेलेबल होंगे। आप पोर्टल के ऊपर कोई रिकॉर्डिंग लेते हो, रिकॉर्डिंग लेने के बाद कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर का प्रॉपर टीचर अवेलेबल है डाउट ग्रुप के अंदर, आप वहां पे मसला पूछ सकते हो। डाउट ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बैच 6 और बैच 7 के बच्चों को मैं एक्सेस दूंगा कि भाई वो फ्री के अंदर आए, क्योंकि भाई उन्होंने मई में ज्वाइन किया था 6-7 वालों ने। आपके पास एक्सेस होगा KU तक का, तो आपको भी लाइव क्लासेस मिलेंगी। हाँ, बैच 6 से पहले अगर कोई बच्चा है तो उसको दोबारा फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा 7,000 रुपए में हम क्या करेंगे यार, रेंट भी निकालना है ऑफिस का। भाई आप खुद सोचो यार, हम कभी मजबूर हो जाते हैं। भाई मैं कहना नहीं चाहता बट वी आर मजबूर। क्यों, उसके पीछे रीजन है। भाई सिर्फ जगह का रेंट 2.5 लाख रुपए है, एयर कंडीशन का रेंट अलग है, एडमिन स्टाफ, एक एडमिन स्टाफ अगर 30,000 रुपए भी आता है तो 9 एडमिन स्टाफ की कॉस्ट पूरे साल की आप निकाल लो 35 लाख से 50 लाख है। टीचर्स, एक अच्छा एप्टीट्यूड टीचर 3.5 लाख से कम के ऊपर नहीं आता, तो वी आर मजबूर देयर। तो भाई अगर मैं आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैंने पीनट्स की फीस रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ प्रूवन ट्रैक, वी हैव अ प्रूवन रिजल्ट। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर तमाम पोजीशन मेरे बैच के बच्चों की थी। तो न्यू बैच 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हम इसका शेड्यूल वगैरह बाद में डिसाइड कर रहे होंगे, जब बच्चे आएंगे उसके बाद उनके ऊपर हम शेड्यूल वगैरह डिसाइड करेंगे। आपकी फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सब्जेक्ट की ना सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी बल्कि उनके डाउट ग्रुप्स भी होंगे, उनके डाउट टीचर्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज की भी आपकी प्रॉपर्ली आपको PDF फाइल मिलेगी। इसके अलावा उसके ऊपर कोई मसला होता नहीं है, नॉर्मली मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे जीके निकालना है। तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा नवंबर एंड के अंदर। 19 जुलाई तक अगर आप एडमिशन करवाओगे 6,500 रुपए फीस है, उसके बाद फीस 7,000 रुपए हो जाएगी। इसके अंदर हम कंप्लीट कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप करेंगे। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के अलावा सर सैयद में अप्लाई कर रहे हो, आप इसके अलावा UIT में अप्लाई कर रहे हो, बहरिया में अप्लाई कर रहे हो, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल है, आप इसको ज्वाइन करो। इसमें हर चीज की तैयारी कवर अप हो रही होगी इंशाअल्लाह।